बच्चों आपको बताने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा, जो ऑल क्लासेस के लिए काम आएगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट होगा अलजेब्रा के लिए। सबसे पहले बात जाने की अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा मैथ का एक ब्रांच है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर। अब ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये डील क्या करता है भाई? डील करता है आपको, ठीक है, डील करता है किसी भी नंबर जो आपका फिगर है, न्यूमरल फिगर जो है, उस न्यूमरल फिगर के बदले, है ना, आपको एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। डील करता है ये लेटर यूज फॉर न्यूमरल फिगर या न्यूमरल। क्लियर है? लेटर यूज फॉर न्यूमरल, यानी संख्या के बदले आपको लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेटर कौन सा? सिंबॉलिक लेटर। सिंबॉलिक लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वह सिंबॉलिक लेटर है आपका अल्फाबेटिकल लेटर। यह अल्फाबेटिकल लेटर जो ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर है, इनमें से किसी भी लेटर का इस्तेमाल करता है, या किसके बदला लिया जाता है? इंस्टीड ऑफ न्यूमरल। यानी कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील्स अल्फाबेटिकल लेटर या सिंबॉलिक लेटर, है ना, सिंबॉलिक लेटर इंस्टीड ऑफ न्यूमरल। यानी संख्या के बदले यहाँ प्रयोग किसका किया जाता है? अल्फाबेटिकल लेटर का किया जाता है ना, सिंबॉलिक लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो सिंबॉलिक लेटर है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप ये अच्छी तरह से जान गए कि अलजेब्रा एक मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें संख्या के बदले, यानी कि जो न्यूमरल्स है उसके बदले आपको बताया जाता है उसमें, है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अल्फाबेटिकल लेटर, यानी ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं हम, जब जो एक्सप्रेशन दिया जाता है, यानी कि अलजेब्रा के अंदर जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। भैया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो ध्यान देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब एक दूसरे का जुड़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन किसका जुड़ाव है भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, यानी इसका दूसरा नाम आप इसको कह सकते हैं लिटरल, है ना, या सिंबॉलिक लेटर, इसको भी कह सकते हैं सिंबॉलिक लेटर, जो अल्फाबेटिकल लेटर है। ठीक है, ऐसा ही हालांकि अलजेब्रा में जो सिंबॉलिक लेटर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। यह वेरिएबल क्या है इसको बताते हैं आपको। तो इसमें क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस एक्सप्रेशन को दिया जाता है, उस एक्सप्रेशन में क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका होता है? वेरिएबल का होता है, या वेरिएबल के मतलब हम कह सकते हैं वो लिटरल है या वो सिंबॉलिक लेटर है, कुछ भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल है वो विथ कांस्टेंट, है ना, मतलब कि वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बोलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये जो मैथमेटिकली सिंबल है, जो मैथमेटिकली फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन है, इसका प्रयोग किया जाता है ना। ये द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन किसका है भैया? यह कॉम्बिनेशन है आपका वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन जो यूज किया जाता है, जो कॉम्बो किया जाता है, वैसे
एल्जेब्रिक को, वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए हम लिखे 5x, क्लियर है? ये 5x जो हो गया, ये 5 आपका नंबर यानी कांस्टेंट हो गया, x आपका वेरिएबल हो गया, वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ ये क्या है? प्रोडक्ट के साइन में 5 × x, यानी मैथमेटिकली फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज क्या हो रहा है यहाँ? मल्टीप्लाई, है ना? यहाँ आपका फंडामेंटल यूज हो रहा है मल्टीप्लाई। 5 क्या है? कांस्टेंट है, ये आपका फंडामेंटल ऑपरेटिंग है, और ये x क्या है? वेरिएबल है। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज है, तो 5x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मान लीजिए लिखा हुआ है 5 + x, क्लियर है? आप देखिए 5 एक कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है। इन दोनों फंडामेंटल कांस्टेंट और वेरिएबल को फंडामेंटल ऑपरेटिंग प्लस यूज के साथ इसको कंबाइन किया गया है। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन 5 + x हो या 5x हो, है ना, या 5/x हो, है ना, या 5 - x हो, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान देंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसे एक्सप्रेशन which is combined by variable and constant with fundamental operating sign is known as algebraic expression। उसे हम algebraic expression कहते हैं। चलिए उसमें बात करें वेरिएबल और कांस्टेंट की। ये वेरिएबल कांस्टेंट क्या है? तो चलिए देखते हैं, एक एक टर्म को बढ़िया से समझेंगे। वेरिएबल, यहां देखेंगे आपका ये जो वेरिएबल दिया हुआ, वेरिएबल जिसका हमने दूसरा नाम दिया था लिटरल, इसे दूसरे शब्दों से भी इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे शब्दों से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। वेरिएबल या लिटरल या सिंबॉलिक लेटर, अल्फाबेटिकल लेटर जो हो, है ना, तो मुख्यतः उस अल्फाबेटिकल लेटर को हम वेरिएबल या लिटरल कहते हैं। ये होता क्या है भैया? वेरिएबल लिटरल, उस अल्फाबेटिकल लेटर को ही हम वेरिएबल या लिटरल कहते हैं। वह जो अल्फाबेटिकल ए से लेके जेड तक जो है लेटर जो है, इन लेटरों का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, अगर इसकी एनालिसिस करें कि ए और ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर हैं उनका जो यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ न्यूमरल, यानी किसी भी संख्या के बदले में उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर है उसके बदले हम किसके बदले प्रयोग करते हैं? न्यूमरल के बदले प्रयोग करते हैं, संख्या के बदले प्रयोग करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब हो गया कि एक सिंबॉलिक लेटर विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। मतलब फिक्स वैल्यू क्यों नहीं है? ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल को हमने क्या बोला? वेरिएबल या लिटरल को हमने क्या कहा? वेरिएबल कहिए या उसको लिटरल कहिए। ये है क्या? तो हमने कहा कि ये सिंबॉलिक लेटर, एक ऐसा सिंबॉलिक लेटर विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता, किसी भी संख्या के बदले लिया जा सकता है। मान लीजिए हमने अल्फाबेटिकल लेटर में ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर का मान लीजिए कि एक्स लिए, एक्स जो रिप्रेजेंट करेगा किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं करेगा, एक्स जो करेगा वो किसी भी वैल्यू के लिए कर सकता है, किसी भी न्यूमरल फिगर के लिए कर सकता है। एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है ना, -5 भी हो सकता है। मतलब दुनिया की सारी संख्या या 7/9 जिस फॉर्म में हो, जैसा भी न्यूमरल हो, उसको रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स के रूप में हम कर सकते हैं। यानी कि एक्स का कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होता है। यानी वेरिएबल का मतलब हो गया कि सिंबॉलिक लेटर विच हैज नो फिक्स वैल्यू, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए वेरिएबल हो गया। दूसरा हो गया आपका कांस्टेंट का मतलब ए सिंबॉलिक फिगर या लेटर फिगर विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिसका एकदम फिक्स वैल्यू होता है 100%, उस वैल्यू को बदला नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए 5 + x है, नहीं, x तो किसी भी संख्या के बदले हो सकता है, लेकिन जो 5 है ये जो आपका सिंबॉलिक जो न्यूमरल फिगर है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव, ये 5 का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, मतलब 5 ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो 5 लिखा हुआ है ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ये जैसा 5 है तो 5 है ना, ये 7 है तो 7 है, 9 है तो 9 है। यह किसी भी संख्या के बदले प्रयोग नहीं किया जाता है, यह खुद
में एक अपने आप में क्या रखता है, पार्टिकुलर वैल्यू रखता है, एक विशेष वैल्यू, इसकी अपनी अपनी वैल्यू है। 9 है तो अपनी वैल्यू 9 है, 7 है अपनी वैल्यू है। ये एक तरह का क्या, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 7 को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये एक पार्टिकुलर वैल्यू जो अपने एग्जिस्ट करता है, ये 7 है। इसको देखते ही ये पढ़ते इसको 9 है ना, इसको पढ़े हम बोले ये 6 है भाई, है ना, इसका पार्टिकुलर वैल्यू 6 है। लेकिन x किस वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहा है, किस वैल्यू के लिए काम कर रहा है, इसका पता नहीं होता है। 1 के लिए कर रहा है, -1 के लिए कर रहा है, 0 के लिए कर रहा है, √3 के लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये इसका पता नहीं होता है। तो वेरिएबल समझ में आ गया कि एक ऐसा सिंबॉलिक लेटर जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है और कांस्टेंट जिसका फिक्स वैल्यू होता है। क्लियर। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज है उससे जो एक्सप्रेशन तैयार होता है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक तरह का जो आप वेरिएबल समझे और दूसरा कांस्टेंट समझे। अब आते हैं वेरिएबल कांस्टेंट के बाद टर्म के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ध्यान देंगे। चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको टर्म की बात करें, मान लीजिए जैसे 7x + 9a + 7। क्लियर है, यहाँ प्लस हो या माइनस कुछ भी हो, तो ये जो पार्ट है, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये जो विभिन्न प्रकार का जो पार्ट है दैट इज द पार्ट। तो दैट द पार्ट है ना, यानी हम इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफरेंट पार्ट ऑफ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट है ना, विच इज कंबाइंड, जो जुड़ा होता है, विच इज कंबाइंड विथ फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज प्लस और माइनस known as terms, उसे टर्म कहते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वह डिफरेंट पार्ट, वह अलग अलग पार्ट जो है जो कंबाइंड होता है फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस के साथ जो जुड़ा रहता है उसे हम टर्म कहते हैं। जैसे इसमें ये टर्म हो गया 7x, दूसरा टर्म हो गया +9a, तीसरा टर्म हो गया -7, है ना। इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। क्लियर है। तो टर्म को अच्छी तरह समझ ले कि टर्म क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो कंबाइंड होता है प्लस और माइनस के साथ, दे आर कॉल्ड टर्म्स। अब मान लीजिए आपको लिखा रहा है 5xy, ठीक है, आप इंटू 3z। क्लियर है। आप देखेंगे आपको दिखने में आएगा कि इसमें 1 टर्म और ये 2 टर्म, इसमें 2 टर्म है। लेकिन हमने बताया है कि टर्म तभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं जब वो प्लस माइनस के साथ जुड़ा हो। आप देखिए कि 5xy और 3z ये आपका एक अलग अलग टर्म दिख रहा है, लेकिन ये कंबाइंड है विथ फंडामेंटल ऑपरेटिंग साइन क्या है, मल्टीप्लाई के साथ। तो ये आपका डिफरेंट टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। 5 3 = 15 x y z, ये एक ही टर्म है, इट हैज ओनली 1 टर्म। क्लियर है। अब मान लीजिए आपको दे दें 5x है ना a b डिवाइडेड 3y z। क्लियर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ 5x a b बाई 3y z। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ 2 टर्म है, लेकिन 2 टर्म में आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इन दोनों टर्मों को इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा फंडामेंटल ऑपरेटिंग कंबाइन कर रहा, तो डिवाइड कंबाइन कर रहा। तो डिवाइड जब भी कंबाइन करेगा, अगर 2 एक्सप्रेशन अलग अलग आपको टर्म दिख रहा है और दोनों को कंबाइन कर रहा है आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो ऐसे स्थिति में ये इट हैज ओनली 1 टर्म, एक ही टर्म हो सकता है। आपको 2 अलग अलग जो टर्म दिख रहा है ये 2 टर्म नहीं होगा। यानी कि फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन 2 प्रोसेस में, 2 फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज में कभी भी टर्मों की संख्या विस्तृत नहीं होती है, ये मिला जुला के एक ही टर्म होता है। क्लियर है। आइए आगे आते हैं। टर्म के आगे
टर्म से आगे आपने जाना कि टर्म क्या है ना। तो टर्म आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स प्लस और माइनस के साथ अगर कंबाइंड है तो दे आर कॉल्ड टर्म्स, उसे हम टर्म कहते हैं। अन्यथा वो टर्म नहीं, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो इट हैज ओनली वन टर्म, वो एक ही टर्म है, डिफरेंट पार्ट ऑफ टर्म नहीं हो सकता है। चलिए अब आते हैं अगले टर्म में। टर्म की जब बात किया हमने तो टर्म में दो प्रकार का टर्म होता है, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। अब ध्यान देंगे, टर्म की बात किया तो एक लाइक टर्म हो सकता है और दूसरा अनलाइक टर्म, इसमें दो प्रकार का टर्म हो सकता है। अब देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक टर्म लिखा 7xyz, क्लियर है। अब इस टर्म की अगर बात करें, टर्म की बात करें नहीं तो जो फॉर्म है ये 7 आपका न्यूमरल फॉर्म है, यानी कि 7 क्या है, न्यूमरल है, संख्यात्मक मान है, और एक्स वाई जेड क्या है, ये वेरिएबल है। तो न्यूमरल और वेरिएबल के साथ ये किस तरह का साइन अटेम्प्ट कर रहा है, किस तरह का फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज कर रहा है, मल्टीप्लाई का। तो 7xyz यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 7 × x × y × z। ये एक्स वाई जेड जो है ये आपका वेरिएबल हो गया और 7 क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। ये दोनों के साथ जो कंबाइंड है वो प्रोडक्ट का है। क्या है भाई, ये प्रोडक्ट का है। तो आप थोड़ा गौर करेंगे कि ऐसे कंबाइंड जो प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, यानी 7xyz है ना, दैट इज द फॉर्म ऑफ 7 × x × y × z। क्लियर है। तो ऐसे ही फॉर्म में थोड़ा सा बात कर ले कि ऐसे फॉर्म का अगर 7xyz है तो इसका कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है। तो 7xyz का 7 भी फैक्टर हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। फैक्टर का मतलब क्या है, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट 7 × x × y × z। ठीक है, ऑल इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 7 × x × y × z। जब इस फॉर्म में लिखा गया है तो 7xyz को जिस फॉर्म में लिखा गया है ये प्रत्येक फॉर्म, चाहे 7 हो चाहे x y z हो, ये जो वेरिएबल फैक्टर है और ये क्या है, इसका न्यूमरल फैक्टर है। ये न्यूमरल है और ये क्या है, वेरिएबल है। यानी इसका दो फैक्टर है, एक न्यूमरल फैक्टर है और एक क्या है आपका वेरिएबल फैक्टर है, VF वेरिएबल फैक्टर, और ये क्या है, न्यूमरल फैक्टर। यानी ये जो टर्म है इस टर्म का दो फैक्टर है, एक न्यूमरल फैक्टर है और दूसरा वेरिएबल फैक्टर है। यानी किसी भी टर्म की बात करें, अगर मान लीजिए 5x² y, इसका कौन फैक्टर है, तो आप कह सकते हैं एक सर इसका न्यूमरल फैक्टर है और दूसरा उसका वेरिएबल फैक्टर है। न्यूमरल फैक्टर कौन है भाई, 5 है, वेरिएबल फैक्टर कौन है, x² y है ना। तो आपका दो फैक्टर इसमें हुआ, एक न्यूमरल फैक्टर हुआ, एक वेरिएबल फैक्टर हुआ। तो आप ध्यान देंगे कि अगर किसी टर्म का कोई भी टर्म दिया हुआ है, अगर उस टर्म का वेरिएबल फैक्टर सेम हो, कैसा फैक्टर सेम हो, वेरिएबल फैक्टर क्या हो, सेम हो, तो 100% वैसे टर्म को हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे 7xyz 5/9xyz है ना, या √3xyz। आप देखिए इन सभी में अगर वेरिएबल फैक्टर की बात करें, कौन से फैक्टर की, वेरिएबल फैक्टर की, तो वेरिएबल फैक्टर इसमें क्या है, xyz है। इसमें वेरिएबल फैक्टर क्या है, xyz है। इसमें वेरिएबल फैक्टर क्या है, xyz है। तो ये जो तीन टर्म डिफरेंट है, ये तीनों टर्म क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म। लाइक टर्म को पहचानेंगे कैसे, किस प्रकार से पहचानेंगे, सीधी सी बात की उसका वेरिएबल फैक्टर को जानेंगे। अगर उसका वेरिएबल फैक्टर सेम है तो दे आर कॉल्ड लाइक टर्म, अगर वेरिएबल फैक्टर सेम नहीं है तो दे आर नॉट कॉल्ड लाइक फैक्टर। क्लियर। तो लाइक फैक्टर भी उसी टाइप का हो गया, जब लाइक फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर क्या होगा, सेम होगा, यानी इसका VF जो होगा वो सेम होगा और इसका जो VF होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है। तो ऐसे जिसका वेरिएबल फैक्टर डिफरेंट होगा वो लाइक टर्म होगा। जैसे मान लीजिए एक टर्म लिखे 7x² y, एक लिखे 7xy है ना, एक लिखे मान लीजिए 7xy 7/9x³ y² z। चलिए
इसका वेरिएबल फैक्टर देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है भाई, इसका वेरिएबल फैक्टर एक्स वाई है और इसका वेरिएबल फैक्टर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। क्या सबका वेरिएबल फैक्टर सेम है? नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर वाई है तो यहाँ सिर्फ एक्स और वाई है, इसमें एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड है, तो तीनों का वेरिएबल फैक्टर क्या है? डिफरेंट है। तो ये तीनों क्या हो गया? अनलाइक टर्म्स। क्या हो गया? अनलाइक टर्म। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स को समझ गए हम लोग कि लाइक और अनलाइक टर्म्स को सिर्फ आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कौन सा लाइक टर्म है कौन सा अनलाइक टर्म है, तो सिर्फ आप बीएफ को देख के यानी उसके वेरिएबल फैक्टर को, उस टर्म के वेरिएबल फैक्टर को देख के बताया जा सकता है कि वो लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। क्लियर है? तो लाइक टर्म को पहचानने के लिए, लाइक टर्म या अनलाइक टर्म्स को समझने के लिए क्लियर कंसेप्ट हो गया, टर्म सामने जाना क्लियर है। अब ध्यान देते हैं, मान लीजिए जैसे हमने लिखा 3x³ वाई स्क्वायर माइनस 5/9 x³ वाई जेड, है ना, या y और √3x वाई स्क्वायर। अब चलिए इनकी वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो इस टर्म का वेरिएबल फैक्टर है x³ वाई स्क्वायर, इस टर्म का वेरिएबल फैक्टर है, आपको न्यूमरल फैक्टर से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेक करना है। इसका वेरिएबल फैक्टर x³ वाई है, इसका वेरिएबल फैक्टर x वाई स्क्वायर है। क्या सब वेरिएबल फैक्टर से देखते हैं? इसका वेरिएबल फैक्टर x³ वाई स्क्वायर है, इसका x³ वाई है, इसका x वाई स्क्वायर है, कोई भी एक जैसा वेरिएबल फैक्टर नहीं है। इसलिए ये जितने भी टर्म आपको गिवन है ये कैसे टर्म है? अनलाइक टर्म। तो लाइक और अनलाइक टर्म को समझ लें। क्लियर है? अब उसी प्रकार से आते हैं, जब टर्म की बात आया तो टर्म में आपने जाना कि ये लाइक है और अनलाइक है। टर्म में भी जब आपको किसी एक्सप्रेशन के अंदर यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स दिया हुआ है ये टर्म हो सकता है दो प्रकार का हो। एक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हो सकता है एक वेरिएबल टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म। देखिए दो प्रकार का टर्म, वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म। टाइप ऑफ टर्म कितने हैं? दो प्रकार का, एक लाइक और अनलाइक। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म की संख्या, टर्म कितने प्रकार का हो सकता है? तो दो प्रकार का हो सकता है, वेरिएबल टर्म हो सकता है या कांस्टेंट टर्म, है ना, या दोनों हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5x + 7। अब टर्म की बात करें तो एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ। इस एक्सप्रेशन में यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इस एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म है। अब कौन सा वेरिएबल टर्म है कौन सा कांस्टेंट टर्म है? बहुत आसान है, इस टर्म को हम लोग वेरिएबल टर्म और इस टर्म को कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया कि वेरिएबल टर्म में जो ऐसा टर्म जिसका फैक्टर जो वो वेरिएबल नहीं, यानी कि टर्म विच टर्म हैज वेरिएबल फैक्टर, विच टर्म हैज वेरिएबल फैक्टर, यानी जो टर्म का वेरिएबल फैक्टर हो वो 100% कैसा होगा? वेरिएबल टर्म। जैसे इसमें वेरिएबल टर्म 5x है ना, तो इस टर्म के अंदर अगर हम अंदर की बात करें तो इस टर्म के अंदर x 5x है, x इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया नहीं, तो इसका वेरिएबल फैक्टर है, इसका मतलब ये कैसा हो गया? वेरिएबल टर्म हो गया। 7 क्या है? तो 7 इसका सिर्फ न्यूमरल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर नहीं है, तो 7 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। तो ध्यान देंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म जो होता है वो दो प्रकार का टर्म हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? वेरिएबल टर्म या कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म या कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म क्या है? द टर्म विच हैज वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, फैक्टर ऑफ वेरिएबल का फैक्टर होता है, तो उस टर्म को वेरिएबल फैक्टर मतलब वेरिएबल टर्म कहते हैं। और जिस टर्म में वेरिएबल फैक्टर नहीं होता है उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्लियर है? अब बताइए कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है -3xy + 7ab अब -9, इससे पूछा कि ये बताइए इसमें कौन सा कांस्टेंट टर्म है? तो भैया ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, -9 कांस्टेंट टर्म है। क्यों कांस्टेंट टर्म है? क्योंकि इस टर्म का कोई भी वेरिएबल फैक्टर नहीं है। अब बाकी टर्मों की बात करें तो इसमें फैक्टर a है, इसमें फैक्टर xy है, यानी इस टर्म का फैक्टर a है, इस टर्म का फैक्टर xy है। इसका मतलब है
कि जहां अगर बात करें कि जिस टर्म का फैक्टर वेरिएबल हो वो टर्म आपका वेरिएबल टर्म होता है, अन्यथा जिस संख्या का सिर्फ मतलब न्यूमरल फैक्टर हो वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है। तो क्लियर हो गया। अब चलिए बात करें हम टर्म में भी आपको बता दिया, क्लियर है। पहले हमने डिफाइन किया कि भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पहले टर्म को जाना, दूसरा टर्म को हमने जाना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने जाना कि भाई यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कौन कौन से टर्म होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल आया और दूसरा क्या आया, कांस्टेंट आया। तो वेरिएबल को भी जाना और कांस्टेंट को भी जाना। तीसरा जाना कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म कितने प्रकार का हो सकता है, तो 2 प्रकार का टर्म हो सकता है। कौन कौन सा टर्म, एक टर्म हो सकता है आपका नहीं वेरिएबल टर्म और दूसरा हो सकता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। इसके बाद टर्म का अगर प्रोजेक्शन देखें, टर्म को अगर हम जाने कि टर्म कितने प्रकार का है, टर्म्स अगर दिए गए हैं तो उस टर्म्स में हम पहचान कर सकते हैं कि कौन लाइक टर्म्स है और कौन अनलाइक टर्म्स है। इस टर्म को जाने, क्लियर है। अब हम जानते हैं कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट इसमें बच्चे बराबर गड़बड़ाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक। कोएफिशिएंट का हिंदी क्या होता है? गुणांक। कोएफिशिएंट ये है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोएफिशिएंट एक भास्ट पैटर्न है, इसको थोड़ा बारीकी से जानना होगा। तो कोएफिशिएंट क्या है पहले इसको जानना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है कि एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x² y प्लस 9xy माइनस 8ab है ना। इसमें आप देखेंगे कि टाइप ऑफ जो वेरिएबल है वो बहुत टाइप का वेरिएबल इसमें दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन के अंदर ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, इसमें टाइप ऑफ वेरिएबल बहुत है। एक्स वाई के फॉर्म में भी है, x² y के भी फॉर्म में है, ए बी के फॉर्म में है ना। तो ये आपका जो टाइप ऑफ वेरिएबल है वो बहुत सा टाइप ऑफ वेरिएबल है। अब इसमें टर्म की बात करें तो टर्म इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है। अब बात करें कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट तो ध्यान देंगे किसी भी टर्म का, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स है ना, उस टर्म में है ना जो वेरिएबल का, किसी भी वेरिएबल का जो न्यूमरल फैक्टर होता है, किसी भी वेरिएबल का जो न्यूमरल फैक्टर होता है, ध्यान देंगे। अब मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 7x² y, ठीक है, क्लियर है। तो वेरिएबल इसमें कौन कौन है? एक वो x² है, एक क्या है? y। तो x² का न्यूमरल फैक्टर, तो न्यूमरल फैक्टर कौन बच गया? 7 और y। अब बड़ा शर्त की बात होगी, 7y, y का न्यूमरल फैक्टर कौन होगा? 7x²। नहीं, अभी हम किसकी विशेष की बात कर रहे हैं? ओनली फॉर टर्म की बात कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म। तीनों टर्म की अगर बात करें, उसमें पहला टर्म की बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट का। तो कोएफिशिएंट को डिफाइन कैसे करेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत टफ चीज है। अगर इस चीज को समझ लेंगे बारीकी से तो बहुत बेहतरीन चीज है, नहीं तो मिसिंग बहुत ज्यादा होता है इसमें टर्म को समझने में। तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर हम बता रहे हैं कि एक टर्म का कौन कौन सा फैक्टर मतलब है। तो चलिए अगर हम x² की बात करें तो x² के बाद इसमें जो गुणांक है, मतलब उसके साथ जो गुना हुआ है, जैसे 7 × x² × y। अब पूछ रहा है कि x² के साथ कौन कौन गुना में है? 7 और y है। तो 7y जो हो गया, इसका क्या हो गया? x² का कोएफिशिएंट हो गया। इस टर्म में x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 7y। क्या हो गया? 7। और y का कोएफिशिएंट इसी टर्म में क्या होगा? y का 7x²। कोई दिक्कत? लेकिन डिफाइन क्या करता है कि डिफाइन ये करता है, देखिएगा डिफाइन टर्म्स, डिफाइन ये करता है कि किसी भी वेरिएबल का जो लिटरल फैक्टर है ना, द लिटरल फैक्टर, सॉरी द न्यूमरल फैक्टर ऑफ वेरिएबल
वेरिएबल का जो न्यूमरल फैक्टर होता है वो उसका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए 7y का कोएफिशिएंट कौन हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन हो गया 7y, और y का कोएफिशिएंट क्या हो गया 7x स्क्वायर, और 7 का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं हो सकता। तो बड़ी ध्यान से देखेंगे इसको, इसमें जो कोएफिशिएंट है क्लियर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन हो गया 7y, y का कोएफिशिएंट कौन हो गया 7x स्क्वायर। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपने कहा कि सर सिर्फ न्यूमरल फैक्टर होना चाहिए। किसका न्यूमरल फैक्टर होना चाहिए, उस वेरिएबल का जिसका आप कोएफिशिएंट बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम इसमें वेरिएबल बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन आप किसकी बात कर रहे हैं एक्स की, यानी ये जो टर्म है ये फंक्शन किसका दे रहा है एक्स का। तो एक्स इसमें सिर्फ वेरिएबल है और वाई फिर क्या हो गया है कांस्टेंट हो गया, दे आर नॉट द वेरिएबल, फिर वहां वाई वेरिएबल नहीं है। तो फंक्शन ऑफ एक्स के वेरिएबल में होगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 7y होगा। अगर फंक्शन ऑफ y के वेरिएबल में दे रहा है कि दैट इज द फॉर्म ऑफ, ये टर्म जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ y वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, तो 7x स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी 7x स्क्वायर न्यूमरल फैक्टर हो जाएगा y का, है ना। आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर तो सर वेरिएबल था, फैक्टर न्यूमरल कैसे हो गया, तो आप देखेंगे फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फंक्शन को डिजाइन कर रहा है। कोई दिक्कत आया समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने जाना कि कोएफिशिएंट बहुत ही टफ चीज है ना। आप बताइए कि सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट अगर बात करें ये फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए पूछा कि सेकेंड टर्म में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में x का कोएफिशिएंट टर्म 9y, क्लियर। तो आप पूछ दिया कि y का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 9x होगा। क्यों होगा भाई, एकदम क्लियर सी बात है। अब ये क्लियर हो गया कि x यहाँ वेरिएबल कर रहा है, ये जो फंक्शन है उसमें फंक्शन ऑफ सेकेंड टर्म का वेरिएबल क्या बोल रहा है x है, तो x के साथ जो y है वो वेरिएबल नहीं है, यहाँ क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, क्लियर। उसी प्रकार से फंक्शन ऑफ y के लिए अगर वेरिएबल पूछ रहा है, y वेरिएबल है तो बाकी जो उसके साथ जो वेरिएबल दिख रहा है वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट हो गया, तो 9x आपका कोएफिशिएंट हो गया। अगर थर्ड टर्म की बात करें है ना, तो a का कोएफिशिएंट क्या होगा -8b, क्लियर, और b का कोएफिशिएंट क्या होगा -8a। कोई दिक्कत, और कभी भी ये नहीं हो सकता है कि ab का कोएफिशिएंट क्या होगा -8, क्लियर, ab का कोएफिशिएंट क्या होगा -8। और आप ये कभी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं कि क्या -8 का कोई कोएफिशिएंट होगा, तो नहीं हो सकता। -8 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट नहीं होता है, क्लियर। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, यानी कोई भी फंक्शन जो दिया रहेगा उसमें टाइप ऑफ वेरिएबल फंक्शन दिया रहेगा। टाइप ऑफ वेरिएबल फंक्शन x के फॉर्म में, a के फंक्शन में, b के फंक्शन में, y के फंक्शन में, x y दोनों के फंक्शन में, a b दोनों के फंक्शन में, या ओनली a के फंक्शन में, या ओनली b के फंक्शन में। तो कोएफिशिएंट को इस प्रकार से हम मान लीजिए एक फंक्शन दे रहा है, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ x के फंक्शन में, है ना, एक पॉलिनोमियल ऑफ x के फंक्शन में दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8y, क्लियर है। अब पूछा इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या x के फंक्शन में है, यानी कि ये जो इसमें x के फंक्शन में बता रहा है इसका मतलब है कि दे आर द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ it has the factor it is in the form of variable as x। यह जो फॉर्म वेरिएबल का जो दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है x के फॉर्म में, तो आपका x वेरिएबल के फॉर्म में हो गया, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 होगा, x का कोएफिशिएंट 9 होगा, और 8y क्या हो जाएगा यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, y फिर यहाँ वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि फंक्शन ऑफ जो पॉलिनोमियल दिया गया वो x के फंक्शन में है, यानी x वेरिएबल के रूप में है, और x वेरिएबल के रूप का x का ही कोएफिशिएंट हो सकता है, दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट नहीं होगा। अब पूछेगा इसमें y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक क्या है कांस्टेंट टर्म, क्लियर है। तो बच्चे कोएफिशिएंट के बारे में अच्छी तरह समझ गए। अब जब कोएफिशिएंट के बारे में अच्छी तरह समझ गए तो आगे आते हैं हम टर्म के बारे में। टर्म में आपको बताया हमने कि जो लाइक या अनलाइक टर्म्स है, क्लियर है, जो लाइक या अनलाइक टर्म्स है उसमें किस प्रकार से डिफाइन करता है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने टर्म्स के ऊपर बताया, टर्म्स में हमने बताया कि एक लाइक टर्म होता है, एक होता है अनलाइक टर्म, क्लियर है।
LT और UT, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म LT में क्या होता है, LT में क्या होता है भाई, इसमें सेम वेरिएबल फैक्टर होता है, सेम वेरिएबल फैक्टर, क्लियर। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर, है ना। तो आपका LT हो गया सेम वेरिएबल फैक्टर, UT हो गया डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर, क्लियर। तो सेम वेरिएबल फैक्टर और डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर में आप लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर है। अब जैसे एक्सप्रेशन में, जैसे कि हमने एक एक्सप्रेशन में अब फंडामेंटल यूज करके देख रहे हैं, जैसे 7x, ठीक है, प्लस 9x प्लस या -5x। आप अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको दिखेगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कुल कितने टर्म दिख रहा है, 3, 1 2 3। लेकिन तीनों टर्म में खासियत देखेंगे कि टर्म किस प्रकार का इसमें है। तो टर्म देखेंगे भैया, इसमें एक 7x है, दूसरा टर्म प्लस 9x है, तीसरा टर्म यानी एक प्लस 7x है, दूसरा टर्म प्लस 9x है, तीसरा टर्म -5x है। अब इन तीनों टर्म की बात करें तो तीनों टर्म कैसा है, वेरिएबल है। कैसा टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है। अगर ये वेरिएबल टर्म है तो ये वेरिएबल टर्म लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म? तो सभी के सभी का फैक्टर, अगर वेरिएबल फैक्टर क्या दिख रहा है, सेम, x है x है x है, सबका वेरिएबल फैक्टर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है भाई, सेम वेरिएबल फैक्टर दिख रहा है। यानी कि आप जितने भी टर्म की बात किए, जो वेरिएबल टर्म इसमें दिया गया है वो सभी वेरिएबल टर्म क्या है, सेम है, लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी होल्ड करता है, मतलब आप उसको एक साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ऐसे में टर्मों की संख्या एक्सपेंड नहीं करेगा, टर्मों की संख्या नहीं बढ़ेगी। आप इसको देख के 3 टर्म नहीं कह सकते हैं, इट हैज ओनली 1 टर्म, ये एक ही टर्म है। आप इसको 9 7 16, 16 में से 5 गया, कितना बचा है, 11x आप लिख सकते हैं। तो अब बताइए, जहां ये 3 टर्म दिख रहा था अभी कितना टर्म हो गया, ओनली 1 टर्म। यह सिर्फ कारण हुआ कि जो टर्म्स आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर डिफाइन किया गया है वह टर्म LT और UT के आधार पर हुआ कि वो लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। अगर उस टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल टर्म्स है, अगर वो वेरिएबल टर्म सेम है तो ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में आपस में क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, और ऑपरेट करके जोड़ और घटा के एक टर्म में आ सकता है, कोई दिक्कत। ऐसे में टर्म का एक्सपेंडेशन फॉर्म ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म में नहीं करेगा, एक्सपेंड नहीं करेगा, विस्तृत नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए दे दिया -7x, है ना, 8x -13x। अब कहा कि आप इस टर्म को आपस में ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो आफ्टर एडिशन और आप आफ्टर सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस जब आप इसमें यूज कीजिएगा, मान लीजिए एडिशन में यूज कर रहे हैं -7x प्लस 8x, आप प्लस माइनस -13x, क्लियर है। तो आप देखेंगे कि 2 माइनस में 1 प्लस में है, तो 2 जो सेम टर्म है वो माइनस वाला है ना, सेम साइन में है तो जुड़ जाएगा, तो 8x और -20x। अब देखिए लाइक टर्म है, 1 प्लस माइनस तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा, -12x, क्लियर। आपका देखिए 3 टर्म का डिफरेंट आपको फंडामेंटल यूज करने के लिए दिया गया था, ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे स्थिति में इसका रिजल्ट क्या आया, एक ही आया। इसका मतलब है कि ऐसे लाइक टर्मों का ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में रिजल्टेंट वैल्यू जो देगा ओनली 1 टर्म में गिवन करेगा, क्लियर है। बट और बाकी बात अगर डिफरेंट टर्म में है, जैसे मान लीजिए एक दिया हुआ है -7x, आप फिर दिया हुआ है 8y और दिया हुआ है -13z। अब देखिए इन सभी टर्मों की अगर बात करें तो दे हैव द डिफरेंट टर्म्स, है ना, और इन टर्मों का जो वेरिएबल फैक्टर है वो सबका अलग है। इसका वेरिएबल फैक्टर x है, इसका वेरिएबल फैक्टर y है, इसका वेरिएबल फैक्टर z है ना। तो ऐसे स्थिति में ये तीनों टर्म जो है अनलाइक टर्म्स है, तो ओवर एडिशन प्रोसेस या सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में टर्मों की संख्या क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ एक साथ जुड़ नहीं सकता है। अनलाइक टर्म में कभी भी कंबाइंड नहीं होगी, क्लियर है, कभी भी कंबाइन नहीं किया जा सकता, जबकि लाइक टर्म में कंबाइन होता है। जैसे आप देख लीजिए, इसको लिखेंगे -7x प्लस 8y और -13z। देखिए जैसे कि जैसे 3 टर्म थे वैसे ही तीनों टर्म ये रह गए, यानी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच हैज 3 टर्म्स, ये 3 टर्म का है, क्लियर। जबकि ये 3 टर्म दिया हुआ था, लेकिन लाइक टर्म होने की वजह से इट हैज ओनली 1 टर्म, ये एक ही टर्म में रह गया, कोई दिक्कत।
अब नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ और भी ये पार्ट्स आपको बताया जाएगा। फंडामेंटल जो ऑपरेटिंग यूज है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको बताएंगे किस प्रकार से एडिशन ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यूज होता है, कैसे डिवीजन का प्रोसेस यूज होता है। तो आगे का जो टर्म होगा उसमें डिफाइन करेंगे और बताएंगे। बाकी ये जितने भी अभी क्लासेस किए गए हैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म बताए गए हैं वो आपका बेसिक कंसेप्ट है। फिर इसके आगे जो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो है, टर्म्स के आधार पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन करेंगे, बांटेंगे कि भैया कितना क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इस आधार पे भी क्लासिफिकेशन करके बताएंगे। और इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि हम किस प्रकार से क्लासिफाइड करेंगे। अभी हमने सिर्फ टर्मों को जाना है, अब टर्म के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी उसका वर्गीकरण। नेक्स्ट क्लास।